हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था तत्व मिश्रण एवं यौगिक। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन किसके शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अपोहन, भाई अपोहन के अंदर परासरण दाब जो होता है उसमें भिन्नता के कारण अब यहां से अपना जो मिश्रण है उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो इस साइड जाते हैं इस विधि में। तो अपोहन किसके लिए काम में लेते हैं? हम अपोहन कॉलाइडी विलयन जो होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं, क्योंकि कॉलाइडी विलयन जो होते हैं उनके अंदर जो अणुओं का आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो जिसका आकार इस झिल्ली से जाने के बराबर होगा तो वो इजीली दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अपोहन का हम किस में यूज में लेते हैं? कॉलाइडी विलयन के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। तो देखिए, आइसक्रीम में जिलेटिन क्या है, उसकी कॉलाइडी गुणों को बढ़ा देगा और वो क्या करता है, स्कंदन को उसको स्थिर कर देता है। तो आइसक्रीम का स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसमें शुगर डालते हैं, जिलेटिन नहीं डालते हैं। आइसक्रीम की कॉलाइडी अवस्था को स्थिर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिलेटिन का उपयोग करते हैं। या फिर आइसक्रीम का भार बढ़ाने के लिए उपरोक्त सभी, ये नहीं होगा। बी आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये एक प्रयोग है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको ऊपर करके बता देती हूँ। यहाँ पर ये है, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन और अल्कोहल को एक साथ मिला लिया। एसीटोन को मिला लिया, एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, ये है, और अल्कोहल को मिला लिया, अल्कोहल ये है। ठीक है, दोनों मिक्स कर लिए उसने, उसकी मर्जी। अब उस टीचर आया, उसने पूछा कि अब इन दोनों को अलग करना है तुम्हें। देखो, अल्कोहल को साथ मिला दिया और एसीटोन और अल्कोहल को, इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? बोला अलग अलग करना है तुम्हें। तो सोचने लगा कि कैसे अलग करूं। तो कैसे अलग करेगा वो? देखिए, पहले तो इन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में पता करेगा। ये दोनों जो हैं, इनका जो कथनांक होता है वो बहुत ही नियरेस्ट होता है। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इनका जो कथनांक होगा वो बहुत ही पास वाला होता है। इसीलिए जिनका कथनांक में डिफरेंस कम होता है उनके लिए हम कौन सी विधि लेते हैं? छानकर नहीं, पृथक्कारी कीप द्वारा नहीं, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा, इसमें प्रभाजी स्तंभ लगा हुआ होता है ऐसे छल्ले। तो एक जाता है इवेपोरेट होके, तो उसको टाइम मिल जाता है यहाँ इकट्ठा होने का। जब वो पूरा कलेक्टिव हो जाता है यहाँ पर, फिर दूसरा इवेपोरेट होता है। इस तरीके से हम इस विधि में उपयोग में लेते हैं, इस विधि को उपयोग में लेते हैं किसके लिए? कीटोन और अल्कोहल के लिए। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़े। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थ समुच्चयों में से कौन सा एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विद्यमान रह सकता है? अब देखिए, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में मतलब उसका ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा हमें पता करना है इनमें से कि जो कि जैसे अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हो और सॉलिड स्टेट के अंदर हो। तो देखिए, निकिल, ऐसा देखा है क्या कभी आपने? निकिल 2 नहीं, तो निकिल तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। कांच, ये भी नहीं होता है क्योंकि इसमें SiO2 होता है। पॉलीथीन बेटा ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखिए इसके अंदर हम देखिए आयोडीन अपना, एक मिनट, आयोडीन हमारा I2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलता ही मिलता है। सल्फर भी हमारा S8 की फॉर्म में मिलता है, मतलब एक सल्फर का एटम एक S होता है, लेकिन सल्फर के 8 एटम मिलकर क्या बना लेते हैं? S8 आणविक ठोस बना लेते हैं। और H2O तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो
कि ये तो आणविक ठोस के रूप में आइस की फॉर्म में मिलता ही मिलता है, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। भूलना नहीं है, आयोडीन जो कि हमारा I2 की फॉर्म में मिलता है और सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एक छोटी छोटी बॉल्स होती हैं बिल्कुल इतनी, और वो भी पर्पल कलर की, ऐसे इतनी बहुत छोटी 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 बॉल्स होती हैं। और S8 हमें पता ही है, ये आणविक ठोस के रूप में मिलता है। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण नहीं है। अब देखिए, अब इसमें से हमें ये बताना है कि ठोस का गुण कौन सा नहीं है। तो पहले हम ठोस तो अपन जानते हैं क्या होते हैं, ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, ये आप लोगों को पता है, तो ये तो होगा नहीं। ठोस का आयतन निश्चित होता है, मैंने यही बताई थी आप लोगों को जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कि ठोस कौन से होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। ठोस का विसरण अत्यंत धीमा होता है, ये भी सही है कि ठोस का वितरण कैसा होता है, अत्यंत स्लो होता है, क्योंकि गैस का विसरण तो बहुत तेज होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, अपना आंसर क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहले कॉलम को पृथक्करण की विधि का सही मिलान प्रदर्शित किया गया। इसने ये बोला है, एक तरफ तो इसने कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, उस दूसरी तरफ उसने क्या दिया हुआ है, उनको मतलब अलग अलग करने की विधियां बताई गई हैं। तो देखिए लैंथेनाइड्स जो होते हैं उनको हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड्स आप समझते हो कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसमें लैंथेनाइड्स को हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब H2O CCl4, भाई इसमें क्या आ रहा है, भापासवन नहीं, भापासवन विधि के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते। ग्लिसरीन और H2O, ग्लिसरीन और H2O को हम निर्वात आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए भाप आसवन विधि के द्वारा हम जो ऑयल्स होते हैं ना उनको अलग करते हैं, जैसे नींबू का तेल है ना, इनको अलग कर सकते हैं। ग्लिसरीन और H2O को हम निर्वात आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं। और फिनॉल बेंजोइक एसिड, इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड कैसा है, सीधा सॉलिड से वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है। किस में आ रहा है, बी में, तो अपना बी आंसर करेक्ट हुआ। आया आप लोगों को, जो क्रोमेटोग्राफी है वो लैंथेनाइड्स को अलग करने के लिए भी काम में आती है। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन ये कथन आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आप लोगों को पता लगाना है कि अपना आंसर कौन सा सही है। तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग निकट क्वथनांक वाले वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अभी पहले क्वेश्चन आया था उसमें कि जिनका क्वथनांक में डिफरेंस कम होता है, जिनके क्वथनांक में कम अंतर होता है, उनके लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब दूसरा इसमें ये बोल रहा है, इसका एसीटोन और मेथेनॉल के मिश्रण को भाप आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब ये अपन पढ़ चुके हैं, एसीटोन और मेथेनॉल इन दोनों के जो क्वथनांक का डिफरेंस है वो कैसा है, कम है, तो इनको किससे अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। तो देखिए इसमें ये लिखा है प्रभाजी, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है स्टेटमेंट। प्रभाजी आसवन के प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ये मैंने आपको बताए थे, प्रभाजी स्तंभ ऐसे होते हैं, देखिए ये इसमें स्तंभ लगा हुआ होता है और इसमें कई सारे छल्ले लगे हुए होते हैं, प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जिसमें से होकर ये वेपर निकलती है। धीरे 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 करके इसको टाइम लगता है वेपर को निकलने में, इसी को ही बोलते हैं क्या, प्रभाजी स्तंभ। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, बी में सही है, तो अपना बी आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऊर्ध्वपातन से संबंधित है। ऊर्ध्वपातन आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि सॉलिड सीधे किस में चेंज हो जाते हैं, ये वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऊर्ध्वपातन से संबंधित है। फर्स्ट देखिए, ऊर्ध्वपातन में यौगिक ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तारपीन के तेल का शोधन
भाई तेल का शोधन किससे किया जाता है? भाप आसवन विधि के द्वारा, तो ये गलत हो गया। नमक और आयोडीन दोनों ऊर्ध्वपातन नहीं, नमक का हम किसके द्वारा करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा। आयोडीन दोनों का ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा प्रदर्शित नहीं करते। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के बारे में। भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। धातुओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं कौन सी होती हैं? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि धातु और अधातु क्या होती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं बताया था। मैंने ये बताया था कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो क्या करेंगी? धनायन बनाएंगी। और विद्युत की क्या होंगी? सुचालक। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर रहा होगा? कंडक्टिविटी शो कर रहा होगा, सुचालकता प्रदर्शित करेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अधिकतर धातुएं उच्च गलनांक और क्वथनांक की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर धात्विक बंध मिलता है, इसीलिए उनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है अपना, कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो सी आंसर अपना करेक्ट हुआ, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कथन और कारण वाले स्टार्ट हो गए हैं अपने क्वेश्चन। तो अपन के ये इजी होते हैं, ये और सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए जल यौगिक है, आप सबको पता है कि जल यौगिक होता है। यौगिक कौन से होते हैं? जो कि हम एलिमेंट को या फिर अपन कहें परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलने पर जो बनता है वो क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब देखिए इसमें H2 का अनुपात कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का अनुपात 1 है, तो वो यौगिक होते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। और मिश्रण क्या होते हैं? जो निश्चित अनुपात में मिक्स नहीं होते हैं, वो किसी भी अनुपात में मिक्स हो सकते हैं। तो देखिए जल यौगिक है, सही बात है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, ये भी सही है। इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो कारण क्या होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर दोनों कथन कारण सत्य है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है? नहीं, दोनों कथन और कारण सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही है, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ये। इसको स्पष्टीकरण कब करेगा? जब ये बोलता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे आ जाइए। अब देखिए कथन मिश्रण के बारे में मिश्रण के बनने में न तो ऊष्मा और प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन होता है। कथन ये बोल रहा है कि जब भी मिश्रण बन रहा है तो उसके बनने में न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, प्रकाश का या फिर विद्युत का, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यही तो होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या है? अपन ने कुछ भी लिया और मिला दिया, और ये क्या कहलाया? मिक्सिंग कहलाया। ठीक है, सही है। कारण देखते हैं इसका। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो रासायनिक रूप से संयोग नहीं करते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन ऐसा इसका स्पष्टीकरण नहीं है कि भाई ये ऊर्जा क्यों उत्सर्जित नहीं कर रहा है। तो अपना सेकंड ऑप्शन सही है। दोनों कथन कारण सत्य हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी देखिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दोनों चालित और स्थायी प्रावस्था द्रव होती हैं। अब देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है वो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर अगेन। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा एक पेपर होता है, ठीक है। अब इस पेपर पर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, उसकी लेपिंग की जाती है, मतलब इस तरीके से पूरा इस पर क्या है, एक कोई पदार्थ है जो कि इसकी लेपिंग की गई है, ठीक।
ठीक है। और ये सॉलिड भी हो सकती है और ये कैसी हो सकती है, द्रवित अवस्था भी हो सकती है। अब इसके ऊपर इसको बोलते हैं स्थिर प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बोलते हैं इसको, स्थिर प्रावस्था बोलते हैं। अब इसके ऊपर देखिए, अब इसमें हम कोई ऐसा द्रव, जैसे यहां पर अपन ने एक द्रव लिया, लिक्विड लिया, इसके अंदर पात्र में ऐसे ये द्रव भरा हुआ है। अब यहां पर ये रन करेगा ऊपर, ये ऊपर की तरफ रन करता है। दूसरा पेन ले लेती हूं मैं, कलर चेंज कर लेती हूं। देखिए अब यहां पर ये रन कर रहा है, ऊपर की तरफ रन करेगा, तो ये जो द्रवित अवस्था है ये कैसी है, चलित अवस्था। कैसी है ये, चलित अवस्था। तो ये कह रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में दोनों चलित और स्थायी, ये स्थायी प्रावस्था थी, ठीक है, येलो कलर वाली कैसी थी, स्थायी प्रावस्था थी, और इस पर जो पदार्थ चल रहा था वो कैसी थी, द्रव अवस्था, ठीक है, चलित अवस्था। तो ये दोनों द्रव हो सकती हैं, ठीक है, दोनों द्रव हो सकती हैं। अब दोनों द्रवों के मध्य, अब इसका कारण सुनिए, दोनों द्रवों के मध्य विलेय के वितरण से पृथक्करण संभव होता है। इसमें ये नहीं बता रहा है कि वो क्यों होती हैं, ठीक है, इसने ये बोला है कि दोनों द्रवों के मध्य विलेय के वितरण, मतलब इन दोनों के जो वितरण है, मतलब यहाँ पर कोई तो पहले जल्दी अवशोषित हो जाएगा इस पर, कोई बाद में जाके अवशोषित होगा, तो दोनों द्रवों के विलेय के वितरण से पृथक्करण संभव है। तो इसका कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन इसका ये स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। देखिए आप, नेक्स्ट है, मानक दाब से अधिक दाब पर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पिघल जाती है। देखिए दाब बढ़ने पर क्या होता है, हमारा दाब बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, उसका कम ताप पर वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाती है, ठीक है, 0 डिग्री से कम ताप पर मेल्ट हो जाएगी। तो ये कथन तो सही है। कारण देखिए, किसी पदार्थ का गलनांक सदैव दाब बढ़ने से, किसी सदैव बोल रहा है ये, सदैव दाब के बढ़ने से कम होता है, नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। तो दोनों कथन कारण सत्य है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये तो गलत ही हो गया ना स्टेटमेंट। तो अपना कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, कीजिए इसको, अशुद्ध ग्लिसरीन को निर्वात आसवन विधि द्वारा शोधित किया जाता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि निर्वात आसवन विधि के द्वारा हम किसको अलग करते हैं, अशुद्ध ग्लिसरीन को। कारण ग्लिसरीन जल में घुलनशील होती है, नहीं, ये इसका कारण नहीं है कि ये जल में घुलनशील होती है। इसका कारण ये है कि ये इसका जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, ग्लिसरीन अपने क्वथनांक से पहले ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, इसीलिए हम इसमें निर्वात आसवन विधि का उपयोग में लेते हैं। तो कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। तो देखिए आज हमने कथन और कारण वाले क्वेश्चंस किए थे, कुछ अपने पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।